हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम भारतीय विचारक राधा कमल मुखर्जी या आर के मुखर्जी के बारे में देखेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी का जो जन्म है 7 दिसंबर 1889 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो थे वह एक वकील थे, साथ ही बड़े विद्वान थे जिन्हें इतिहास की अच्छी ज्ञान थी। तो इनकी जो शिक्षा थी वह प्रारंभिक शिक्षा इनके बहरामपुर जिले में हुई थी। इसके अलावा इन्होंने कृष्णा महाविद्यालय में विद्यार्थी रहे। उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है प्रेसिडेंटी कॉलेज कलकत्ता में या H.M. पेरीवाल, अरविंदो घोष के भाई M. घोष और भाषाविद हरिनाथ डे जैसे विद्वानों के संपर्क में रहे और अपनी शिक्षा जो है प्रेसिडेंटी कॉलेज कलकत्ता में ही पूरी की। इनके अलावा प्रेसिडेंटी कॉलेज के प्रतिभावान विद्यार्थी के उस समय के लेखन में परिचित हुए और इन्होंने प्रमुख रूप से अगस्त काम्टे, स्पेंसर, वार्ड बेगोर्थ, एल.टी. हॉबहाउस, गिडिंग्स की रचनाओं का अध्ययन किया और उन्हीं से प्रभावित होकर यह 1905 के आसपास में 5 या 6 में इन्होंने है जो स्वतंत्र स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के प्रति इनकी इच्छा जागृत हो गई थी। इनके अंदर देश की भावना थी, उत्साह था और उस समय कलकत्ता में गंदी बस्तियों में शैक्षणिक कार्य को आका इन्होंने देखा कि कलकत्ता की जो गंदी बस्तियां हैं उसमें शैक्षणिक कार्य अर्थात शिक्षा की बहुत ही अधिक कमी है। इसलिए इन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक कार्य की शांत भाव और व्यवस्थात्मक रूप से करने का विचार किया। तो इन्होंने आगे चल के जीवन के प्रारंभ और अंत तक मुखर्जी का ध्यान जो है प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्रित रहा और 1906 में इन्होंने प्रौढ़ शिक्षण केंद्र का प्रारंभ किया जो कि मछाऊ बाजार की गंदी बस्ती में था। तो इन्होंने जो प्रौढ़ शिक्षण का प्रारंभ किया तो वह 1906 में मछाऊ बाजार में पहला उसका केंद्र स्थापना किया। इसके अलावा इनकी एकेडमिक कार्यों के बारे में जानते हैं। आइए, तो एकेडमिक कार्य में सर्वप्रथम इन्होंने बहरामपुर में 1940 में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में 5 वर्ष तक कार्य किए, जहां इन्होंने अपनी पहली कृति अर्थशास्त्र की पहली कृति के जिसका नाम फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है लिखा। तो बहरामपुर में रहकर ही इन्होंने अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्य किया और अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखी। और इनकी जो प्रसिद्ध उस समय की बंगाली पत्रिका थी उपासना, उसमें लेखन का कार्य भी इन्होंने किया। 1915 में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके आतंकवादी होने का आरोप लगाया और इनके जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र थे उनको समाप्त कर दिया। जब अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त कर कहा कि ये जो है प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र के आड़ में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। आगे चलकर इन्होंने पंजाब में लाहौर के कॉलेज में नियुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें वे राजनीति में की रुचि इनके अंदर शामिल हो गई थी, जागृत हो गई थी। 1917 में आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला के काउंसिल खोले जाने में पर इन्होंने वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को 5 वर्षों तक पढ़ाया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक दर्शन को पढ़ाया और 1915 में प्रेमचंद रामचंद्र पुरस्कार और 1920 में विद्यावाचस्पति का उपाधि उन्होंने प्राप्त किया। यह उपाधि उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी नामक शोध प्रबंध के लिए इन्हें यह उपाधि दी गई। कौन सा? विद्यावाचस्पति की उपाधि जो है उन्हें सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी के लिए दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। आगे इन्होंने 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और जिस दिन यह प्रोफेसर बने उसी दिन से यह लखनऊ में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष भी बने रहे।
इन्होंने कुल वहाँ पर लगभग 30 वर्षों तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना जो है अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा यह 1945 से 47 तक ग्वालियर राज्य के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। आगे इन्होंने 1955 से 1957 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। जब इंस्टीट्यूट जो लखनऊ की एक अलग संस्था खुली उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया 1958 में। और अपनी मृत्यु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वे लखनऊ में ही विश्वविद्यालय में ही रहे। आगे इन्होंने पटना, कोलकाता, दिल्ली विश्वविद्यालयों में भी रहे। इसके अलावा इन्होंने 1937, 1946, 1948 में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोसेन, वियना, हार्वर्ड, कोलंबिया, शिकागो और मिशिगन विलिंसन विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के दर्शन पर भाषण दिया। तो यह इतने इन्होंने अपने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के भाषण के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोसेन उस समय के सबसे प्रसिद्ध कॉलेजों में भाषण दिया। इसके अलावा इन्हें 1946 में FAO द्वारा इकोनॉमिक एंड स्टैटिक कमीशन का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड फूड काउंसिल में सलाह देने के लिए भारतीय मिशन के सदस्य भी यह कुछ समय तक रहे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तकनीकी समिति के सदस्य की हैसियत से भी इन्होंने कई देशों में कार्य किया था। केंद्रीय तथा उत्तर प्रदेश के सरकार में वे कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। तो यह इनके एकेडमिक कार्य थे। इनके अलावा इन्होंने किन किन पद्धतियों का अपने अध्ययन में प्रयोग किया, तो इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, अनुभविक वर्णन, क्षेत्रीय कार्य एवं पुस्तक संदर्भ पद्धति और सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने प्रमुख रूप से विचार दिए हैं। संस्था के संदर्भ में इन्होंने कहा कि संस्था व्यक्तियों को दिखाई न देने वाली एक एकता का परिचायक है। आगे इन्होंने कहा समाज और मूल्य जो हैं के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्यों का कोई भी विश्लेषण बिना मूल्यों के रचना के पूरा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा किसी भी स्वतंत्र समाज में मानवीय समानता और सहयोग से ही उसका विकास या संभव होगा। इन्होंने कहा किसी भी स्वतंत्र समाज का जो है मानवीय विकास वह समानता और सहयोग के माध्यम से ही संभव होगा, न कि अंतर विरोध और संघर्ष से उसका मानवीय विकास होगा। इन्होंने कहा कि संघर्ष और अंतर विरोध के माध्यम से मानवीय विकास संभव नहीं हो सकता है। मानवीय विकास के लिए किसी स्वतंत्र समाज के अंदर समानता और सहयोग के गुण होने चाहिए। मुखर्जी के अनुसार इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र की जड़ है वह भारतीय परिवेश में है, पर अभी भी यह सार्वभौमिक है। उनका यह भी विश्वास था कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत के जो आधार पर एक समान सिद्धांत तैयार किया जा सकता है और भारत के मामले में यह सिद्धांत भारतीय दर्शन और परंपराओं से विकसित किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत के आधार पर एक समान सिद्धांत बनाया जा सकता है जिससे समाज के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है, लेकिन भारतीय मामले में यह अलग होगा, क्योंकि भारतीय मामले में इस सिद्धांत के लिए हमें भारतीय दर्शन और परंपराओं के आधार पर वह नियम विकसित करना पड़ेगा। आगे इनका है जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में मुखर्जी कहते हैं कि 1964 में भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास, संस्कृति पर काफ़ी विस्तार से लिखा
उनका विश्वास था कि एशिया में कला सामूहिक विकास के रूप में देखी जा सकती है। उनके अनुसार एकता और सामंजस्य जीवन के मुख्य मूल्य हैं। मुखर्जी लिखते हैं कि एशिया में कला सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक रही है। तो इन्होंने कहा है कि एशिया जो कला है सामूहिक विकास में के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि एशिया का जो विकास हुआ है उसमें कला में सामंजस्य और एकता पाई गई है। मुखर्जी लिखते हैं कि एशिया में जो कला है वह सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक रहा है। इन्होंने कहा है इसके विपरीत जो पश्चिमी समाज में का कला है उस संबंध में अपने विचार को इन्होंने कहा कि पश्चिमी समाज में कला अपने आप में ही अंत माना जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी समाज एक भौतिकवादी संदर्भ में इन्होंने देखा है कि हाँ कि पश्चिमी समाज में जो कला है या वहाँ का जो संस्कृति है वहाँ उसमें आध्यात्म के गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वह अपने आप में ही अंत्य है। आगे इन्होंने कहा कि सामाजिक स्वावयवी तथा आध्यात्मिक विकास के साथ साथ इसका कोई भी संबंध नहीं होता। इन्होंने कहा पश्चिमी समाज में सामाजिक स्वावयव अर्थात समाज में मेल मिलाप नहीं होता, व्यक्तिवादिता की बढ़ावा होती है, सहयोग की भावना कम पाई जाती है, आध्यात्म का भी विकास से इसका जो पश्चिमी कला का है उसका कोई लेना देना या संबंध नहीं है। मुखर्जी के अनुसार भारतीय कला सामाजिक तथा नैतिक परिवेश के साथ जुड़ी होती है। इन्होंने यह कहा कि पश्चिमी कला के अंतर्गत समुदायिक भावनाओं का विकास नहीं है, इसलिए इन्होंने पश्चिमी कला को अंत माना है, अपने आप में ही अंत माना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज की कला है वह सामाजिक तथा नैतिक परिवेश के साथ जुड़ी होती है। जैसे इन्होंने कहा कि भव्य मंदिर, स्तूप, विहार ये सभी इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इन्होंने कहा कला तथा नैतिकता, धर्म तथा सामाजिक मूल्य समाज के पारस्परिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। जहां भारत में कला अंतःक्रिया, जन आकांक्षाओं एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई रहती है। अर्थात उन्होंने कहा भारत में कला का संबंध हमेशा धर्म के साथ रहा है। मुखर्जी ने भारतीय धर्मों के गैर आक्रामक चरित्र के रूप से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने कहा कि जो भारतीय धर्म है इसमें इन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म सभी धर्मों को प्रकृत कहा है कि इसमें आक्रामकता नहीं पाई जाती है। भारतीय संस्कृति का प्रसार अपने प्रेम और सद्भावना और सदिच्छा के कारण हुआ है, न कि इन्होंने यह कहा कि अलग अलग प्रजाति, निजाति आदि में भारतीय समाजों में लचीलापन देखा गया है। इन्होंने कहा भारतीय धर्मों का विशेषता यह रही कि उनका अंतिम लक्ष्य सत्य के साथ जुड़ा होना रहा है। किसी विशिष्ट विश्वास और सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता था। सांस्कृतिक व्यवस्था अर्थात भौतिकवादिता से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा धर्म जो है शांतिपूर्ण व्यवहार एवं विचार ने धर्म को विशिष्ट बनाया है। जो भारतीय धर्म है इसमें शांतिपूर्ण व्यवहार और विचार है, जिसके कारण यह एक प्रकार से विशिष्ट बना है और भारतीय संस्कृति देश की भौगोलिक सीमा से परे तक पहुंचाया, अर्थात इसका प्रसार हुआ है। लेकिन इसका प्रसार जो है दक्षिणी पूर्व जैसे श्रीलंका आदि देशों में देखा जाता है, लेकिन इसकी जो प्रसार है वह किसी विजय अभियान के स्वरूप नहीं हुई है, बल्कि इसका प्रसार अपने प्रेम, सद्भाव और सदिच्छा के गुणों के कारण हुआ है। तो ऐसा मुखर्जी कहते हैं कि जो भारतीय धर्म के अंदर प्रेम, सद्भावना, सहयोग के गुण हैं, इस कारण इसका प्रसार हुआ है। आगे इन्होंने समाज का सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, तो इन्होंने कहा है कि भारतीय समाज को समझने के लिए राधा कमल मुखर्जी ने अंतर वैषयिक तथा बहुविषयिक अध्ययनों का सहारा लिया, अर्थात आंतरिक विषयों के रूप में चर्चा की और अलग अलग विषयों को पढ़कर इन्होंने देखा कि भारतीय समाज के लिए एक सामान्य सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। और उसका आधार इन्होंने कहा कि मानवीय व्यक्तित्व और उसकी क्रिया, अंतःक्रिया, उनके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के बीच को जो अंतर होता है उसे समाप्त करना या समन्वय स्थापित करके ही किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच के अंतर को समाप्त करके उनके बीच समन्वय स्थापित करके ही जाना जा सकता है, क्योंकि भौतिक और सामाजिक वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के बारे में जानने के लिए जो भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान है इनके बीच सामंजस्य लाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय समाज में आध्यात्म एक अलग से गुण पाया जाता है, इसलिए समन्वय जरूरी है। आगे इन्होंने कहा सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा। तो सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा के संदर्भ में इन्होंने बताया कि सभ्यता शब्द का उपयोग जो है इन्होंने समन्वयात्मक आधार पर किया है। इन्होंने सभ्यता को संस्कृति का एक हिस्सा माना है। इन्होंने यह प्रस्ताव बताया कि मानवीय सभ्यता का जो है अध्ययन हमें 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। इन्होंने कहा जैविक उद्विकास, सार्वभौमिकीकरण और आध्यात्मिक पक्ष। तो जैविक उद्विकास के संदर्भ में इन्होंने बताया कि सभ्यता के विकास में उद्विकास के आधारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और एक सक्रिय वाहक के रूप में इन्होंने पर्यावरण परिवर्तन की सभ्यताओं को विकसित करने का श्रेय दिया है। पशु किसी विशिष्ट पर्यावरण में ही रहकर सामंजस्य स्थापित कर सकता है, लेकिन इन्होंने कहा मनुष्य के पास ऐसा गुण पाया जाता है जो कि मनुष्य विविध रूप से पर्यावरण के साथ सामंजस्य, जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होता गया मनुष्य सामंजस्य करके अपनी सभ्यता का विकास करता गया। जैविक इकाई के रूप में मानव प्रतियोगिता और संघर्ष और सहयोग तीनों के संदर्भों में आत्मसात कर सकता है। इन्होंने कहा है कि मानव जो है एक जैविक इकाई के रूप में वह मानव प्रतियोगिता, संघर्ष, सहयोग तीनों को एक साथ आत्मसात करके अपने विकास या सभ्यता का विकास कर सकता है। आगे इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिकरण सामाजिक मनोविज्ञान में प्रायः व्यक्ति को प्रजाति और निजात के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने कहा कि जो है पश्चिमी समाज में देखा जाएगा तो सामाजिक मनोविज्ञान खास करके व्यक्ति को जो है प्रजाति, निजात, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया गया है, लेकिन व्यक्तियों को प्रायः स्वयं का दास या अपने अहम में ही सिमटा दिया गया, अर्थात उनकी मनोवृत्तियों को संकुचित या निजाति केंद्र करके देखा गया है, जिसके विपरीत ही मानव को संकुचित भावनाओं को छोड़कर अपने विकसित परिवेश के साथ जुड़ना चाहिए और अपने आप को सार्वभौमिकरण के साथ जोड़कर अधिक से अधिक समझा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो अभी तक के रिसर्च या दर्शन है उन्होंने मानव को एक संक्षिप्त संकुचित भावनाओं के साथ देखा है, लेकिन उन्होंने कहा संकुचित भावनाओं को छोड़कर, मुखर्जी के अनुसार संकुचित भावनाओं को छोड़कर मनुष्य को विस्तृत परिवेश के साथ जुड़ना चाहिए और अपने आप को सार्वभौमिकीकरण के रूप में अधिक अच्छा समझना चाहिए। मुखर्जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो आचरणीय तुलनात्मक ठीक तरह से प्रभावी नहीं होते हैं, अर्थात क्योंकि अलग अलग समाजों में भिन्न भिन्न संस्कृतियां होने के कारण व्यक्ति की आचरण भी अलग अलग होते हैं। मानव को जोड़ने के लिए सार्वभौमिक आचरणों की आवश्यकता है। सार्वभौमिक आचरण जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी आज जो कि सार्वभौमिक आचरण हैं एक समान सभी जगह पाए जाते हैं, उन आचरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष में नैतिकता के वाहक हैं, तो पशु समाज में नैतिकता तो पाई नहीं जाती, इसके वाहक या तो स्त्री होंगे या तो पुरुष होंगे, ऐसा मुखर्जी का मानना है। और कहा मानवता को बांधने वाले आधारों की पहचान होना चाहिए और वे अपने विभाजक तथ्यों और तुलनात्मक तथ्यों से को प्रभावित करते हैं। इन्होंने समाज की जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो ही ऐसा तथ्य है जो संस्कृति या सभ्यता से जुड़ा होता है और जिसने व्यक्ति ही है जो कि सभ्यता और संस्कृति असमान्य आय या नैतिक जैसे विचारों को आगे लेकर चल सकता है। आगे इन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक पक्ष होते हैं। सार्वभौमिक सभ्यता का तीसरा चरण जो होता है आध्यात्मिक पक्ष होता है। मुखर्जी का विचार था कि सभ्यता एक आध्यात्मिक पक्ष होता है उसका, और जो कि भौतिक शारीरिक सीमाएं व्यक्ति के आध्यात्मिक सीढ़ियां चढ़ने में मदद करता है। तो इन्होंने कहा कि जब भौतिक जीवन में व्यक्ति को कष्ट होता है तो एक आध्यात्मिकता ऐसा सीढ़ी है जो कि उसके आगे बढ़ने की
अर्थात उसकी व्यक्ति की जो सीमा है उससे आगे बढ़ने की में कार्य करता है या प्रोत्साहित करता है। अर्थात व्यक्ति के अस्तित्व शारीरिक कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। भौतिक शारीरिक शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं और जिसके माध्यम से आध्यात्मिक उस सीमाओं को दूर करने का प्रयास कौन करता है? आध्यात्मिकता, ऐसा इन्होंने कहा है। मुखर्जी के अनुसार मानवीय एकता की तलाश संपूर्णता और मुक्ति के दृष्टिकोण से सभ्यता का आध्यात्मिक वृद्धि कर सकता है। तो इन्होंने कहा कला, मिथक, धर्म एक ऐसी शक्ति निर्मित करते हैं जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और सामाजिक विज्ञान संस्कृति के कड़ियों की अवहेलना करता है, सांस्कृतिक कड़ियों की अवहेलना करता है। इन्होंने कहा आध्यात्मिक पक्ष का विस्तार कर सकते हैं, वे इस आध्यात्मिक पक्ष का विस्तार करते हैं। मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक पक्ष का विकास करने के लिए उसके अंतर्गत मानवता, एकता की तलाश, संपूर्णता की तलाश, मुक्ति जैसे दृष्टिकोण होना ही आध्यात्मिकता के विकास के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में इनके विचार जो हैं, इन्होंने कहा आर्थिक क्रियाकलाप में इन्होंने अपने लेख जो है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी में इन्होंने कहा कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र जो है वह देश को ज्ञान के लिए परंपराओं की समझ की अवहेलना करता है। उन्होंने कहा जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र है उन्होंने किसी देश के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए परंपराओं की अवहेलना की है। पाश्चात्य अर्थशास्त्री केवल बाजार और औद्योगिक केंद्रों तक ही सीमित रहे। उन्होंने जो भौतिकवाद अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संदर्भों से ही वे अपने यहाँ अर्थशास्त्र का या विकास या समाज का विकास या ज्ञान के विकास की चर्चा की है, जो कि केवल जिसका आधार इन्होंने भौतिक और औद्योगिक बाजार के रूप में किया है। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे देशों में अधिकांशतः आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वह जाति या आदिवासी परिप्रेक्ष्य में घटित होते हैं, अर्थात सामाजिक परिप्रेक्ष्य में घटित होते हैं। उनके लिए बाजार का प्रासंगिकता कम होता है, अर्थात भारतीय समाज में बाजार की प्रासंगिकता उस समय में कम थी। बात तो के संदर्भ में अगर यह सिद्धांत देखा जाए तो कम जरूरी है, लेकिन उस समय जब इन्होंने लिखा था तो उस समय जो है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप थे वह सामुदायिक या सामुदायिक भावनाओं से होते थे। आदिवासी परिप्रेक्ष्य में विनिमय होता था, बाजार का कोई उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता था। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में यह परिवर्तन आया है। तो यहाँ हम मुखर्जी की बात करेंगे जब उस समय का सिनेरियो जो था। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज के ज्ञान के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम भारतों की आर्थिक क्रियाकलापों, जाति और आदिवासी हैं जो उनकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के माध्यम से वह उनकी क्रियाकलाप घटित होते थे। उनमें बाजार का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। विनिमय के नाम पर अर्थव्यवस्था सामाजिक रूप था, अर्थात व्यक्ति सामाजिक तौर पर लेन देन करते थे। वहीं समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। कोई आलू दे देता था तो कोई प्याज दे देता था, किसी के यहाँ आलू हो रहा है तो आलू दे रहा है, किसी के यहाँ प्याज हो रहा है तो प्याज दे रहा था। इस प्रकार का विनिमय पाया जाता था। वहीं भारतीय परंपरा में मानवीय जीवन का प्रमुख लक्ष्य जो है सामुदायिक भले को माना गया है, अर्थात जो भारतीय समाज या परंपरा में है वह सामुदायिक भावना अर्थात सभी का भला चाहने वाला था। वहीं जो कि पश्चिमी समाज था उसमें व्यक्तिगत भलाई देखी जाती है। इसी कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वह परंपरा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो अर्थात जो भारतीय समाज का आर्थिक उद्देश्य होता है वह पारंपरिक उद्देश्यों को अर्थात सामुदायिक विकास को प्राप्त करना होता है। जैविक और भौतिक प्रवाह के साथ साथ भारतीय समाज में धार्मिक और आचरणीय दबाव भी आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करता है। तो इन्होंने कहा भारत जैसे देशों में जो क्रियाकलाप होते हैं वह परंपराओं और धर्म को ध्यान में देखकर सामाजिक सद्भावना या सामुदायिक लाभ के लिए किया जाता है। और भारतीय समाज जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है, अर्थात जो भारतीय समाज के लोग हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे के सहयोग की भावना पाई जाती है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था है जो होती है वह परंपरा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती है।
इसके अलावा कहा भारतीय मूल्य जो हैं उनका संदर्भ में इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि जो भारतीय गतिविधियां हैं वह धार्मिक आचरणों से भी प्रभावित होती हैं। जैसे कि भारतीय हिंदू धर्म के लोग हैं वह गौ मांस न बेचेंगे और न खाएंगे, न उस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे। और वहीं मुस्लिम और यहूदी जो धर्म है वह सूअर का मांस नहीं खाएंगे, चाहे वह भूखे मर जाएं। इसलिए उनकी क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप उस संदर्भ में नहीं होंगे। इसलिए धर्म भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। और भारतीय समाज में जो है विशेष धर्म के लोग विशेष गतिविधि उस समय करते थे, ऐसा आर के मुखर्जी का मानना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिस पर 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके आगे की वीडियो हम अगला पार्ट कल देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।